हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जितने भी यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस से संबंधित वीडियो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आज हम लोग इस सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार पूछा गया है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं एनपीएस के अंदर, अगर यूपीएस में जाना चाहते हैं तो उनकी क्या प्रोसेस होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी और कितना उनको एनपीएस में जो एन्युटी मिल रहा है उससे फ़ायदा यूपीएस पे जाने से होगा। सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है अनिल कुमार जी का कि आई ज्वाइंड और दिसंबर 12 2012 एंड रिटायर्ड ऑन दिसंबर 2022, received 60% contribution and deposited 40% for annuity. How far is UPS beneficial for me and what formality I have to do for pension through UPS? क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेगा और क्या यूपीएस में जाना बेनिफिशियल होगा और कितना होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, सत्यवीर सिंह जी का लिखते हैं कि जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको भी लमसम अमाउंट मिलेगा क्या, जो 60% पैसा और 40% राशि का क्या होगा, कैसे और कब वापस करवाएंगे। हज़ारों वीडियोस देख ली, किसी ने भी इसका जिक्र तक नहीं किया। तो इस वीडियोस पे हम लोग पूरी एनालिसिस देखेंगे कि जो कर्मचारी एनपीएस के अंदर में रिटायर हो चुके हैं उनकी यूपीएस पे जाने की क्या प्रोसेस रहेगी, क्या कागजात उनको देना पड़ेगा और एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे उनको एनपीएस से यूपीएस में फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कर्मचारी एनपीएस पे रिटायर कर चुके उनके लिए क्या प्रोसेस होगा। वैसे कर्मचारी जो एनपीएस में रिटायर हो चुके हैं उनके लिए हेड ऑफिस से B1 फॉर्म दिया जाएगा। ज्वाइंट फोटोग्राफ ऑफ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस, पति पत्नी दोनों का ज्वाइंट फ़ोटो लगेगा। उसके बाद यहाँ पे चुनना होगा उनको कि आप जो है एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड एंड एग्जिटेड अंडर एनपीएस हु आर एलिजिबल फॉर यूपीएस एंड ऑप्टेड फॉर इट, यहाँ टिक लगाना होगा। उसके बाद आपका सारा डिटेल्स है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, पैन नंबर है, डिजाइनेशन है, रैंक है, एड्रेस है। उसके बाद बैंक का जो है डिटेल्स है, आपका पासबुक सिंगल है कि जॉइंट है, सारा कुछ देंगे। साथ में फिर लीगली वेडेड स्पाउस एट टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट के समय उनकी पत्नी के बारे में देना है ताकि उनको जो है फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल माना जा सके। साथ में आपको यहाँ पे मेन चीज़ देना है, लेंथ ऑफ माई क्वालिफाइंग सर्विसेज मंथ फॉर अश्योर्ड पे आउट, कितने महीनों की आपकी एनपीएस में कटौती हुई है, कितनी कटौती हुई है, कितनी आपने निकाली है, सारा कुछ यहाँ पे इसको जिक्र करना पड़ेगा। दो चीज़ें, एक तो है कि आपने जो है 60% एक बार में आपने निकाल लिया है और फिर एक जो है SLW सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉवल, जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली निकाल सकते हैं। आपका जो 60% जो लमसम अमाउंट है उसको आप पीरियोडिक वे में निकाल सकते हैं, मंथली भी निकाल सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हाफ ईयरली भी निकाल सकते हैं। तो आपने सिंगल टर्म में निकाला है कि पीरियोडिक टर्म में निकाला है, उसको आप यहाँ पे दिखाएंगे और कैसे आपको यूपीएस में वो इफ़ेक्ट करेगा पेंशन को, उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन है, आपको कोई डिक्लेरेशन एक टिक करना पड़ेगा कि मैंने सारी जो है यूपीएस की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पढ़ लिया है, उसके बाद कंसेंट दे रहा हूँ कि मेरे जितने भी कॉर्पस है एनपीएस में वो यूपीएस में शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद डिक्लेरेशन है, नेम, साइन और सिग्नेचर है। लास्ट में है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद दिस फॉर्म, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको। टू स्पेसिमेन सिग्नेचर आपको लगेगा, अगर आप जो है थंब इम्प्रेशन करते हैं तो लेफ्ट थंब, राइट थंब इम्प्रेशन दोनों लगेगा।
फ़ोटो आपको हेड ऑफिस से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके और आपके स्पाउस दोनों के लगेंगे। बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, केवाईसी होना ज़रूरी है, फ़ोटो लगेगा, आधार लगेगा, पैन लगेगा। जितने भी आपको रिटायरमेंट के समय अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वही फिर से आपको मांगा जाएगा। अब जो है हम लोग सत्यवीर जी के क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि 60% का क्या होगा। एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग इसमें 3 सिनेरियो लेके चलेंगे। पहला सिनेरियो है कि आपने कोई विड्रॉवल नहीं किया है, नो विड्रॉवल। दूसरा सिनेरियो है कि आपने 60% विड्रॉवल कर लिया है, 40% बच रहा है। तो मान के चलते हैं कि आपकी जो है बेसिक सैलरी 50,000 रही थी, तो 50,000 के आधा हो गया आपको 25,000, और गुना मान के चलते हैं 15 साल का हम सर्विस लेंथ लेके चलते हैं, तो 15 साल में महीनों की संख्या होगा 180/300 और गुना 1, यानी कोई इसमें जो है विड्रॉवल नहीं हुआ है। तब आपकी पेंशन जो बनेगी वो बनेगी 15,000 रुपये। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर 60% आपने निकाल लिया है तो 40% पे आपको जो है कैलकुलेशन होगा, 40% पर मिलेगा। तब यहाँ से आपकी जो है 40% यानी 8 लाख, 8 लाख बट्टा 20 लाख, तब ये जो कैलकुलेशन निकल के आएगा 6,000 रुपया। ये कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लिया जाए कि कोई कर्मचारी जिसकी 50,000 बेसिक सैलरी थी, उसकी यूपीएस में लमसम जो बनती है 15 साल में 1.5 लाख रुपया बनती है। तो हमारे पास पहले से 40% है, 8 लाख है। मान लीजिए कि 1.5 लाख और डाल देते हैं, तो 1.5 लाख जब उसमें डालेंगे तो ये जो 6,000 पेंशन है ये बढ़ कर के हो जाएगा 7125 रुपये। ठीक है, उसके बाद अगर मान लिया जाए कि 3 लाख और डाल देते हैं तो ये जो पेंशन की राशि है ये बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज़, सरकार जो कह रही थी कि 10 साल आपकी सर्विस हो गई तो मिनिमम 10,000 आपको यूपीएस में पेंशन मिलेगा। तो वो कंडीशन था कि अगर आपने पार्शियल विड्रॉवल नहीं किया है, अगर आपने पैसा निकासी नहीं किया है एनपीएस कॉर्पस से, तब आपको मिनिमम 10,000 दिया जाएगा। तो आप यहाँ से समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे आपका कॉर्पस घटेगा वैसे वैसे आपका पेंशन पे इफेक्ट पड़ेगा। 40% राशि और 60% राशि की जहाँ तक बात है, तो जब आप कंसेंट देंगे कि यूपीएस में जाना चाहते हैं तो आपको जो है सीआरए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, आपकी पूरी जितनी एन्युटी मिली है और आपका जितना लमसम अमाउंट बन रहा है और आपकी अगर 1 साल पहले रिटायर किए हैं तो उसमें कितना एरियर बनेगा, सबका सेटलमेंट करेगा। और सेटलमेंट करने के बाद जो आपकी जो है बेंचमार्क कॉर्पस सरकार की होगी उससे मैच कराई जाएगी। अगर मैच हो जाती है तो आधी पेंशन आपको मिलेगी, अगर मैच नहीं होती है तो कम मिलेगी। अगर आपको आधी पेंशन लेनी है तो उसमें आपको खुद से पैसा फिर वापस उसमें डालना पड़ेगा, यूपीएस कॉर्पस में पैसा आपको डालना पड़ेगा। और जो 1 साल का एरियर है वो आपको एसआई करके महीने में इंस्टॉलमेंट में पीपीएफ रेट पे आपको एरियर के रूप में टॉपअप करके दे दिया जाएगा। मान लिया जाए कि आपको 100% अगर आपको कॉर्पस जमा है, उसमें 60% निकाल लिए हैं, 40% में आपको अगर यूपीएस का पेंशन मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है, और अगर पूरे कॉर्पस में हमको पेंशन मान लिया जाए कि 50 रुपया मिलता, तो ये जो गैप है 40 रुपये का पेंशन लेने के लिए आपको फिर उसमें ये जो कॉर्पस है 40%, इसको 100% करना पड़ेगा। इसमें पैसे आपको भरने पड़ेंगे। अब आप इंडिविजुअल कॉर्पस में पैसे अगर भरेंगे तो पेंशन की राशि बढ़ेगी। अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी की आपको आधी मिलेगी, नहीं तो अनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेट आपको पेंशन कम जाएगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिए
कि आपकी क्या एन्युटी बन रही है। उसके बाद जो है यूपीएस में शिफ्ट करने की प्रक्रिया को अपनाएं। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।